देखिए, हम लोग इनकम टैक्स जब निकालते हैं तो इनकम टैक्स में हम 5 पार्ट में अपनी इनकम को डिवाइड करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम, जो भी एम्प्लॉय है जिसकी अर्निंग सैलरी के थ्रू हो रही है तो सैलरी की इनकम निकालते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप अपना घर किराए पर देते हैं तो हम अलग से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम निकालते हैं। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो एक बिजनेस प्रोफेशन का अलग चैप्टर है, अलग हेड है, उसमें आपकी उस चैप्टर के रूल के हिसाब से इनकम निकाली जाती है। तो फर्स्ट हो गया हमारा सैलरी, उसके बाद सैलरी के बाद हो गया हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके बाद एक और फोर्थ नंबर पर आपका हेड आता है, सोर्स ऑफ इनकम आता है, वो होता है कि कैपिटल गेन। आप अपनी कोई असेट को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, बिल्डिंग बेची, लैंड बेची, ज्वेलरी बेची, शेयर्स बेचे, तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं, तो उसे कैपिटल गेन में निकालते हैं इनकम। और इसके अलावा और कोई इनकम होती है तो उसे अदर सोर्सेज में निकालते हैं, जैसे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कैजुअल इनकम हुई, लॉटरी लग गई। अब इन पांचों को जब हम ऐड करते हैं तो इसे ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, इन पांचों हेड को हमें एक तरीके से मानो कि इनकम टैक्स का 70% कोर्स इन पांचों को कंप्लीट करने में लग जाता है। अब जो बचा हुआ 30% के आसपास है वो हम पढ़ रहे हैं, बचा हुआ 30% के आसपास का कोर्स वो पढ़ रहे हैं कि पांचों हेड की इनकम को जोड़ दिया जाए तो उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद इन पांचों हेड की इनकम को ऐड करने के बाद हमें कुछ छूट मिलती है, डिडक्शंस मिलती है, बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है अलग अलग पेमेंट करने पर, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने पर। लेकिन यहां पर आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारे पास इस समय इनकम टैक्स में दो टैक्स चल रहे हैं, एक तरीके से ये मानो दो टाइप के एक्ट चल रहे हैं, दो टाइप के इनकम टैक्स चल रहे हैं। एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो अंडर सेक्शन 115 बीएसी आता है, मतलब इसके कायदे कानून इनकम निकालने के अलग है। और एक है ओल्ड या ऑल्टरनेट, ये पुराना वाला है, पुराना चलता हुआ आ रहा है, ये है पुराना वाला, इसके कायदे कानून टैक्स निकालने के अलग है। तो अब क्या है, दोनों में मेन फर्क क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती थी, बहुत सारी छूट मिलती थी पुराने वाले तरीके में, लेकिन टैक्स रेट हाई होता था। अब नए वाले में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लेस डिडक्शंस, डिडक्शंस बहुत कम कर दी, छूट वूट नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन लो टैक्स रेट, टैक्स रेट बहुत कम है। तो कुल मिलाकर लोगों को फायदा अब नए वाले में होने लगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास टैक्स रेट बहुत कम है। और पुराने में क्या सोच थी, देखो पुरानी ट्रेडिशनल सोच ये थी, आप लोगों को ये कहा जाए आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर हम आपको छूट देंगे। तो लोग क्या करते थे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे छूट लेने के लिए, इनकम टैक्स में डिडक्शन लेने के लिए, और उनका पैसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ब्लॉक हो जाता था। आप एफडी कराओ, आप ये करो, वो करो, यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, तो इंसान क्या करता था, सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता था। अब जब मॉडर्न सोच के लोग आए तो उन्होंने सोचा कि कंट्री को ग्रो करने के लिए खर्चा करना बहुत जरूरी है। आप पैसे जोड़ते चले जाओगे तो ग्रो नहीं होगी कंट्री, कंट्री ग्रो करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा करने से पूरा साइकिल घूमेगा। आप पैसा जमा करते रहो, जमा करते रहो, सब पैसे जमा करते रहेंगे तो काम धंधे कैसे चलेंगे। तो नए टैक्स रिजीम में ये कहा आप पैसे जोड़ो मत, आप खर्च करो, और हम आपके ऊपर छूट तो देंगे ही नहीं, तो आप पैसे जोड़ोगे ही नहीं, आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा, और जो आपके ऊपर टैक्स भी हम कम लगाएंगे, तो कम टैक्स लगाने के बाद भी आपके पास ज्यादा पैसा, तो आप उस पैसे को खर्च करोगे,
और जब उस पैसे को खर्च करोगे तो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स जाएंगे जीएसटी के रूप में। आप कोई भी चीज खरीदोगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स कम करके इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और लोगों को ज्यादा खर्चा करने से क्या हो रहा है, ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, ज्यादा चीजें आ रही है, और कंट्री आगे ग्रो भी कर रही है, सबके काम धंधे भी चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट की ज्यादा सोच ये है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये पहले 2-3 साल पहले ये डिफॉल्ट नहीं था, 2-3 साल पहले पुराना वाला डिफॉल्ट था, ये ऑप्शनल था। फिर 1-2 साल पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो नया वाला था उसे तो डिफॉल्ट कर दिया, मतलब आप कुछ ही नहीं कहोगे तो हम मानेंगे आप नए वाले पर हो। पुराने में जाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको पुराने में जाना है। तो मैं भी 1-2 साल पहले तक तो पुराने में ही चलता था, लेकिन अब मुझे पता चला इन्होंने इतनी ज्यादा सस्ते टैक्स कर दिए, इतना ज्यादा सस्ता कर दिया कि अब मुझे भी मजबूरी में नए वाले पर आना कि भैया नए वाले में बड़ा फायदा है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डिडक्शन का, ये मेनली डिडक्शन पुराने ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में ही ज्यादातर मिलती है। मैं 2-4 डिडक्शन है जो नए में मिलती है, नहीं तो सब पुराने में ही मिलती है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में जब ये बोला जाएगा कि आपको पुराने वाले में जाना है तभी ये डिडक्शंस मिलेंगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा हमें तो पता नहीं है, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपने अभी तक इनकम टैक्स में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं छूट कब कब कौन सी सिचुएशन में क्या करने पे आपको डिडक्शन मिलेगी, इसलिए मैंने आपको क्लास के लिए बुलाया। तो अप्रिशिएट द टाइप ऑफ डिडक्शन अलाउएबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें हमें क्या क्या पता चलेगा कि कौन सी नए में, कौन सी पुराने में, कौन सी दोनों में डिडक्शंस मिलने वाली हैं। तो जनरल प्रोविजन क्या है कि हम अगर बात करें, एक है ना सेक्शन 10 होता है इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स में जो सेक्शन 10 होता है वो हमें ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं है। तो सेक्शन 10 एग्जम्पशन का है। एग्जम्पशन का मतलब है कि आप उसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे इनकम, वो एग्जेम्प्ट है आपकी इनकम। जैसे एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में फ्री है, आपको एग्रीकल्चर इनकम 5 हेड बताया ना मैंने आपको, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है आपको कहीं लिखनी ही नहीं है वो, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम का मतलब वो टैक्सेबल ही नहीं है। लेकिन ये जो डिडक्शन है ये क्या है, जो टैक्सेबल चीजें हैं पांचों ऐड में जोड़ ली उसमें से भी आपको छूट मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ बता रखा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, हाउएवर देयर आर सर्टेन आइटम ऑफ इनकम जो सेक्शन 10 में है जो एग्जेम्प्ट नहीं है अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आएंगे। मतलब ये अलग अलग चैप्टर, जैसे हमने सैलरी का चैप्टर पढ़ा था, सैलरी में लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस और माइनर चाइल्ड की जो छूट मिलती है 1032 में, ये आपको तभी मिलेगी जब आप ऑल्टरनेट टैक्स मतलब पुरानी में जाएंगे। आप डिफॉल्ट में रहेंगे तो आपको ये छूटें नहीं मिलेंगी। मतलब पहले सेक्शन 10 में कोई कंडीशन नहीं थी, सेक्शन 10 ये कहता था ये इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब इन 5 सेक्शन में, सब सेक्शंस में ये बोल रखा है कि ये तभी मिलेंगे जब आप ओल्ड में जाओगे। डिफॉल्ट में आपको ये छूट नहीं मिलेंगी, क्योंकि डिफॉल्ट में हम ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा टैक्स रेट कम लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन चैप्टर 6A है इनकम टैक्स में, जिसमें हमें डिडक्शन के बारे में बता रखा है, चैप्टर 6A और सेक्शन 10AA, जो ग्रोस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड की इनकम को जोड़ने के बाद उसमें से लेस की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर असेसी ये कहता है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाएगा तभी उसको ये छूट मिलने वाली है, तो आपको पुराने में जाना पड़ेगा। ये कुछ स्पेशल स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट या खर्चों पर ही आपको डिडक्शंस मिलती हैं, ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। लेकिन अगर असेसी कंसेशनल रेट पर टैक्स दे रहा है, मतलब डिफॉल्ट में अंडर सेक्शन 115 BAC, तो उसको केवल कुछ ही डिडक्शन मिलने वाली है।
जैसे एनपीएस की सेक्शन 80CCD2 में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, अग्निपथ स्कीम में 80CCH2 में, और डिडक्शन न्यू एम्प्लॉय की 80JJA में। इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में केवल 3 डिडक्शन मिलेंगी आपको, 80CCD2, 80CCH2 और 80JJA। बाकी और कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। मैं डिफॉल्ट को न्यू बोलूंगा और ऑल्टरनेट को ओल्ड बोलूंगा, आप ध्यान रखिएगा। डिडक्शन के चैप्टर में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को बिना सेक्शन के एक नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको सेक्शन पूरा लिखना पड़ेगा डिडक्शन के चैप्टर में। और डिडक्शन के चैप्टर में अगर आप सेक्शन के हिसाब से याद करोगे तो याद करना आसान है, बिना सेक्शन के याद करना मुश्किल है। तो जो आसान काम है वही तो करना है आपको। तो आपको सेक्शन के हिसाब से याद रखना है, वो ज्यादा इजी है। नोट्स बनाएंगे तो पहले सेक्शन का नंबर लिखेंगे, बाद में उसमें क्या है वो लिखेंगे। सेक्शन 10AA हमें कहता है कि अगर आप SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट बनाती है एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मानो कॉलोनी या शहर बसा देती है, आप वहां पर जाकर काम करो, प्रोडक्शन करो और आपको बहुत सारी छूट मिलेगी। तो वो 10AA है, उसमें आपको छूट मिलती है। तो ये तभी मिलेगी जब आप कहां जाओगे, बाहर ओल्ड में जाओगे, ठीक है, आपको 115 BAC में नहीं मिलेगी। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है और इसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर 6A में और 10AA में जो डिडक्शंस है वो कुछ इन्वेस्टमेंट पर है, कुछ कंट्रीब्यूशन बेसिस पर है, और जो एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 में वो एग्जेम्प्ट है, वो आपकी इनकम में जुड़ेंगी ही नहीं। तो दोनों में क्या फर्क है, आपको जो चैप्टर 6 से और 10AA में है, पहले आपकी इनकम मतलब एक तरीके से ये कहा जाए, ये कहना गलत है कि आपकी इनकम में जुड़ेगी, क्योंकि मान लिया यहां पर लिखा हुआ है आप LIC प्रीमियम की पेमेंट करो आपको छूट मिलेगी, तो LIC प्रीमियम की पेमेंट आपकी इनकम में जुड़ी हुई थोड़ी ना, ये तो डिडक्शन देनी है, छूट देनी है, माइनस करना है। एग्जेम्पशन क्या है, ये किसी पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड है, वो इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी नहीं। और ये इनकम नहीं है, ये कोई खर्चे और इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएंगे। कायदे से इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बकवास है जो इन्होंने कर रखा है, दोनों चीजें ही अलग है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्या कह रहा है, आपकी ये इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। और चैप्टर 6 से और 10A क्या कह रहा है कि आप कुछ खर्चा करो, या हो सकता है कोई इनकम ऐसी है जो आपकी ऑलरेडी टैक्सेबल हो गई है, हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन हर केस में नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, कोई खर्चा या इन्वेस्टमेंट करने पे हम आपको छूट दे। तो दोनों चीजें थोड़ी सी अलग है, इनके कंपैरिजन से कोई फायदा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 80A की बात करते हैं। सेक्शन 80A कहता है हमें कि जब हम टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम का मतलब है ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करनी है, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल इनकम आती है, जिसे हम टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कहते हैं। तो उन्हें आपको ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी, और डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C से 80U। चैप्टर 6A में पहली डिडक्शन कौन सी है, 80C, और आखिरी डिडक्शन कौन सी है, 80U। तो 80C से 80U की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से आप बाहर जाओ। और 80A2 कहता है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड द ग्रोस टोटल इनकम। अब देखो, आपकी पांचों हेड की इनकम है 8 लाख, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, तो ये क्या रखा है, डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप 9 लाख की डिडक्शन देके कहो जी 1 लाख का लॉस हो गया,
तो मैक्सिमम 8 लाख रुपए। ये बात समझ में आती है? 80A3 क्या कह रहा है कि अगर एओपी बीओआई है और वो शिफ्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें इफ एनी डिडक्शन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80G, GGA, GGCA, GGC, नो डिडक्शन अंडर द सेम सेक्शन विल। आपको इसका कोई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके मतलब की बात है वो मैं बता देता हूं। और हम आते हैं सेक्शन 80AB पर। तो 80 अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें डिडक्शन मिलेगी अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाएंगे, पुराने वाले टैक्स रिजीम में, और आपकी जो टोटल डिडक्शन है वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। चैप्टर 6A के अंदर अलग अलग हेडिंग्स हैं और उसमें एक हेडिंग है सी, जो है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अब मान लिया आपसे कहा जाए कि आपकी इस पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड हम आपको डिडक्शन देने वाले, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल बिजनेस है, ये फाइनल लेवल पर आपको पढ़ने हैं। ये सेक्शन होते हैं 80IA, IB, IC वगैरह, ये आपके लेवल पर इतने नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं जितनी अगर कोई स्पेसिफिक इनकम से रिलेटेड हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं, तो जितनी इनकम जुड़ी है उससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। समझो, मान लिया ग्रोस टोटल इनकम है 8 लाख और मैं इसमें से डिडक्शन दे रहा हूं 20,000 रुपए की, तो आप कहोगे 20,000 की डिडक्शन तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये 20,000 की डिडक्शन उस चीज पर मिल रही है, उस बिजनेस से जिसकी इनकम ही 15,000 जुड़ी है इसमें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इनकम 15,000 है तो हम 20,000 की डिडक्शन नहीं देंगे उस पर, तो 15 ही मिलेगी। आप ये नहीं देखो कि 8 लाख है तो 8 लाख तक की मिल जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड आपको डिडक्शन मिल रही है तो वो इनकम से ज्यादा भी नहीं मिलेगी। ये बात भी समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 80AC की बात करते हैं। अभी तक हमारी डिडक्शंस शुरू नहीं हुई है, तो अगर ये सेक्शन आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 80C से या जो डिडक्शन शुरू होगी वहां से याद रखना बहुत जरूरी है। ये याद रखेंगे अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बता रखा है कि आपको ITR फाइल करनी पड़ती है, पता है? इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि हमारी इतनी इतनी इनकम है और उसका एक टाइम लिमिट है, और वो सेक्शन 139(1) में बता रखा है। अब देखो ये सेक्शन मुझे याद है, आपको भी याद रखना है कि जो टाइम लिमिट है ITR का वो 139(1) में बता रखा है। इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होता है कि 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। कंपनी वगैरह के लिए या जो ऑडिट वगैरह कराते हैं उनके लिए 31 अक्टूबर होता है, तो आपको तब तक रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी है अगर आप छूट लेना चाहते हैं। ये नहीं आप सो रहे हो जी, डेट निकल गई, बाद में कह रहे हो अच्छा रिटर्न फाइल करनी थी, अब रिटर्न फाइल कर रहे हो, को जी छूट हो गए, छूट वूट नहीं मिलेगी अब आप सो रहे थे पहले, टाइम निकल गया। तो फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी फॉर डिडक्शन अंडर 6A अंडर द हेडिंग सी। लेकिन हेडिंग सी वाली, हेडिंग सी के अंदर वही जो स्पेसिफिक इनकम वाली होती है उन्हीं के बारे में, क्योंकि वो बिजनेस या अलग अलग इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस जो आपके फाइनल लेवल पर ज्यादा है, अभी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये है कौन सी चैप्टर सी वाली डिडक्शन, है कौन सी? मैंने कहा था IA, IB वगैरह वाली है, IA, IAB, IA। अब इसमें है क्या लिखा हुआ है? आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, आप टेलीकम्युनिकेशन हो, उन सब अलग अलग बिजनेस में आपने इस साल से इस साल का बिजनेस शुरू करा तो इतने साल 50%, इतने साल 100%, इतनी इतनी कंडीशन, इतनी डेट है, वो सब आप बावले हो जाओगे, लेकिन फाइनल में याद करनी पड़ेगी, अभी याद नहीं करनी। तो ये सारी डिडक्शंस हैं, एग्जाम में आने की उम्मीद ना के बराबर है। आ गई तो भैया किस्मत खराब है, कुछ ये लिख देना
जनरल मान लो 5 साल शुरू के 100%, उसके बाद 50%। होता नहीं है ऐसा, लेकिन इनके अंदर कहां घुसोगे, तो बहुत ज्यादा रिस्की मामला है। अंदर तैरना आता नहीं, ज्यादा नीचे चले गए तो डूबने का डर रहेगा। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस ये अगर इस टाइप की होगी तो मानो 100% शुरू के 5 साल है, नहीं तो 50%। मैं कह तो रहा हूं भैया, एग्जाम में आ गया तो तुम क्या लिखोगे? मैं कह रहा हूं एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया तो आप लिखोगे जी स्टडी मटेरियल में लिखा था, फाइनल में हम तो नहीं कर रहे। तो भैया आप नहीं कर सकते। मेरे पेपर में आया था इंटर में, बताओ, और मैं उस समय सब याद करके भी गया था। और बताऊं, इंटरमीडिएट में मैं सब याद करके गया था। तो एग्जाम में क्या आएगा वो पेपर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा आपको। तो आप बहस थोड़ी ना करोगे वहां किसी से। मैं तो एक सीधी बात, इतना मुश्किल है? 5 साल है तो 100% दे दो, उससे अगले 5 साल है तो 50% दे दो, क्या बहुत मुश्किल हो गया? इतना दे दो। लेकिन ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वाली तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ये वाला बिजनेस, ये फलाना ढिमकाना, ये वो, इतनी डेट, ये वो, बड़ा मुश्किल काम। तो इन सबको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे ज्यादातर, ठीक है ना? ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। डिडक्शन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आ जाओ भैया, आज आपने नहीं पढ़ा इनकम टैक्स तो भी आ जाओ। देखो, ATIA से IE, मतलब ये सारे, ये सब कह रहे हैं फाइनल में, कट गया। फिर कह रखा है जी JJA, ये भी फाइनल में, चलो इसे भी हमने काट दिया। LA, डिडक्शन इन रेसिप्ट ऑफशोर, चलो जी ये भी काट दिया हमने। M, लो जी ये भी काट दिया हमने। और P, ये भी काट दिया। तो हम JJA पढ़ लेंगे, QQ भी पढ़ लेंगे, RR भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ये हम पढ़ लेंगे, बाकी के नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि JJA, QQB और RRB अगर आपको क्लेम करनी है तो आपको रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? और एक बात ये भी लिखी थी कि आप डिडक्शन ITR में लिखोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, आप नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगी। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप नहीं मिलेगी, आपको क्लेम करनी पड़ेगी डिडक्शन, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 1, आप बताइए जी, ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन JJA आपको मिलनी है। JJA लिखा है, आप क्या होता है JJA में लिखा है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूं क्या। कंपनी को मिलती है छूट, आप अगर अपने यहां नए एम्प्लॉय की भर्ती करते हो तो जो उनको एडिशनल सैलरी मिलती है उसका मान लो 10% आपको डिडक्शन मिल जाती है, मान लो। तो ये है हमारी JJA। तो ये क्या रखा है कि इन्होंने बताया है कॉर्पोरेट एसएससी है, रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA, फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन प्रेस कैम फॉर्म इज मस्ट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या ये सही लिखा है? हमने अभी अभी क्या पढ़ा, रिटर्न, तो ये सही नहीं है। आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 139(1) में। अगर आप चैप्टर सी की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो ये तो गलत लिखा भी है। क्लियर? अब बी पार्ट में लिखा है फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न। बच्चों बर्थडे निकल गया, अगले दिन आप क्या बोलते हो? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और अगर आपकी रिटर्न की डेट निकल गई अगले दिन या बाद में, उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो 139(4) में भरी जाती है, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट है। ये नहीं आप 10 साल बाद कहो जी 10 साल पहले मैं रिटर्न भरना भूल गया था, आज भर रहा हूं, तो उसकी एक टाइम लिमिट है। बिलेटेड रिटर्न भी कब भर सकते हो? ये थोड़ी ना है कि मेरा बर्थडे निकल गया और 6 महीने बाद कह रहे हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वो क्या होगा जी, अब तो नया आने वाला है। तो will debar an assessee from claiming deduction under section QQB if the assessee exercise the option of shifting out of the default। ये कह रखा है कि भैया
आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको छूट नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही लिखा है कि छूट नहीं मिलेगी। अब है 80B5 क्या कह रहा है, ग्रोस टोटल इनकम का मतलब है कि आप इनकम ऐड करिए, अभी डिडक्शन मत दीजिए, और जो डिडक्शंस हैं वो दीजिए, डिडक्शन आपको कंप्यूटेशन के बाद देनी है, और पांचों हेड की इनकम जोड़ते हैं तो उसमें आपको क्लबिंग करनी पड़ती है और सेट ऑफ करना पड़ता है। वो सब करने के बाद में जो आएगा उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो इसमें अलग अलग डिडक्शंस हैं, बहुत सारी हैं, आप 15, 20, 25 डिडक्शन पढ़ने वाले, बहुत सारी पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से शुरुआत है पहली डिडक्शन की, और वो है सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पुराने समय में इस्तेमाल होने वाली डिडक्शन, सेक्शन 80C। इसके बगैर किसी भी इंसान की ITR फाइल ही नहीं होती थी, 80C की। ये क्या कहता है, अब तो ये कब मिलेगी आपको, ओल्ड में जाओगे तो ये बोल्ड में लिखा है। एक तो ये कि केवल इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी ये छूट, और वो भी कब मिलेगी, जब आप ओल्ड में जाओगे, डिफॉल्ट में नहीं मिलेगी आपको। आपको क्या कहना है जी, हम पुराने तरीके से टैक्स कंप्यूट करना चाहते हैं। अब ये है क्या, इसमें कुछ पेमेंट करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर आपको छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम। ज्यादा कितनी मिलेगी, 1,50,000। अगर 1,50,000 से ज्यादा पैसा जमा करा दोगे तो 1,50 मिलेगी, कम कराओगे तो कम मिलेगी। आपने 80,000 जमा कराए तो 80,000। इसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहां कहां पैसा जमा करा सकते हो, कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये छूट आपको कब मिलेगी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन पर, ठीक है। ज्यादा कितनी मिलेगी, अब क्या क्या है मैं आपको एक एक करके समझाना शुरू करता हूं, कहां कहां पैसा जमा कराने पर आपको छूट मिलेगी। सबसे पहले है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, और इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा म्यूचुअल फंड में जमा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। पहले क्या होता था, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे और आपका पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से जमा कराती थी, इन्वेस्ट करती थी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जमा होगा, मतलब शेयर मार्केट में जमा होगा। तो शेयर मार्केट बढ़ेगी, शेयर मार्केट बढ़ेगी तो कंट्री भी ग्रोथ करेगी। तो यहां पर आप असेसी खुद, स्पाउस के नाम पर या बच्चों के नाम पर पॉलिसी ले सकते हैं, और HUF के केस में फैमिली मेंबर के नाम पर पॉलिसी ली जा सकती है, और उस पॉलिसी में जितना भी पैसा जमा कराएंगे उसकी आपको छूट मिल सकती है। क्लियर, ये 1971 वाला प्लान, उस समय आया होगा कोई। अब हम बात कर रहे हैं LIC म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस प्लान, यहां पर भी वही बात लिखी है। अगला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, अगर आप जमा कराते हैं तो आपको छूट मिल जाती है। लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सवाल गलत है मेरा, मेरा सही सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए खरीदनी चाहिए कि अगर जो अर्निंग कर रहा है, फाइनेंशियल अर्निंग कर रहा है फैमिली में, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके फैमिली मेंबर जो बचे हुए हैं उनका क्या होगा, तो उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। लेकिन लोग इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए नहीं लेते थे, लोग इसीलिए लेते थे 80C में छूट मिलेगी। कितनी बेवकूफी वाली बात है। वैसे भी आप हेलमेट क्यों पहनते हैं, सॉरी, आपको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, तो सेफ्टी के लिए, लेकिन आप पहनते इसलिए कि पुलिस वाला चालान ना काट। अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा तो आप हेलमेट ही नहीं पहनेंगे। तो हमारे अंदर
ये अलग ही दिमाग में खुराफात चल रही होती। तो आप वही है, इंडिविजुअल, स्पाउस या बच्चों के नाम पर पॉलिसी ली जा सकती है। एचयूएफ के केस में फैमिली के नाम पर पॉलिसी ली जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमने अभी पढ़ी भी थी हाल फिलहाल में, अब उसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। हमने अदर सोर्सेज के चैप्टर में पढ़ा। क्यों? क्योंकि अदर सोर्सेज के चैप्टर में ही ये इनकम होती है तो टैक्सेबल होती है। लेकिन अब हम 80C पढ़ रहे हैं। 80C में ये लिखा है कब कब आपको छूट मिलेगी और कब कब आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 31 मार्च 2012 से पहले इशू हुई है, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 31 मार्च 2012 से पहले इशू हुई है, तो आपको प्रीमियम जितना भी आप दे रहे हैं उसको कंपेयर किया जाएगा सम एश्योर्ड से, उसके 20% तक की छूट मिल जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ये सम एश्योर्ड क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। सपोज आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, इसका मतलब इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख, इसका मतलब है मरने के केस में 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर कोई मर गया तो फैमिली मेंबर को क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए। इसके लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। मान लिया प्रीमियम है 20,000 रुपए, ठीक है। प्रीमियम कितना है? 20,000। पॉलिसी कितने की है? 10 लाख की। तो 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए तक जितना भी आप प्रीमियम दोगे आपको सारी छूट मिल जाएगी। और आप कितना दे रहे हो? तो 20,000, पूरी छूट मिल जाएगी आपको। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर ये प्रीमियम 3 लाख रुपए का है, ये एनुअल प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, आपने एक पहले साल में 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और ये पॉलिसी 31 मार्च 2012 से पुरानी है, तो आपको छूट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 2 लाख रुपए। वो बात अलग है 2 लाख रुपए यहां आएंगे, फिर टोटल करके मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट मिलेगी 80C में। लेकिन पहले तो 2 लाख रुपए तक एलिजिबल हो जाओगे आप यहाँ पर। समझ में आती है बात? 31 मार्च 2012 से पुरानी पॉलिसी है, तो जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 20% तक एनुअल प्रीमियम आपके लिए अलाउड है 80C में डिडक्शन के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? आगे बढ़े। अब पॉलिसी अगर 2012 से 2013 के बीच में है तो 10% तक की ही छूट मिलेगी, ठीक है। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की है तो नॉर्मल केस में तो 10% ही है, लेकिन हैंडीकैप्ड है कोई तो 15% तक मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें 3 कैटेगरी में पढ़ना है, या तो इसको ऐसे पढ़ें या हम इसको ऐसा पढ़ें। इसको नॉर्मल अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। आपको क्या लिखना है? पॉलिसी अप टू पॉलिसी बिफोर, नहीं बिफोर 31 मार्च 12, इशूड बिफोर लिखा है यहाँ, लेकिन यहाँ अप टू होना चाहिए, है ना। अप टू होना चाहिए यहाँ, बिफोर नहीं। अप टू 31/12। यहाँ पर मैक्सिमम कितना अलाउड है? 20% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। इसके बाद आप लिखो मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ये लिखने के बाद एक नोट डाल लो कि हैंडीकैप्ड के केस में फ्रॉम 1/4/13 मैक्सिमम 15%,
बस ये आपको याद रखना। समझ में आती है बात? तो ये है, आप इसको लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। यहां लिखा है 80C की डिडक्शन निकालिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का पेमेंट मिस्टर गणेश ने किया है और जिसकी डिटेल हमें बता रखी है, और ये शिफ्ट हो रहे हैं डिफॉल्ट से, तभी मिलेगी छूट, नहीं तो नहीं मिलेगी। बिफोर 1 अप्रैल 12 है तो 20% तक मिलेगा। 9 लाख का 20% होता है 180, 48 दिया है, छूट मिल जाएगी। स्पाउस है 10% तक मिल सकता है। 1,50,000 का 10%, 15,000 तक की छूट मिलेगी। ठीक है, डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, 4 लाख का 15%, 60,000 तक की छूट मिलेगी। कोई टेंशन? टोटल 48, 15 और 60। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, व्हाट वुड योर आंसर? अगर गणेशा डिफॉल्ट टैक्स में जा रहे हैं तो उन्हें नील बटे सन्नाटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने का उन्हें, क्योंकि उनको 80C में छूट तभी मिलेगी जब वो कहां जाएंगे? बाहर। हम पढ़ रहे हैं 80C में, और 80C में हमने 3 चीजें अभी तक पढ़ी है। 1971 का यूनिट प्लान, उसके बाद हमने यूनिट इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। चौथे नंबर का है प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी के केस में भी अगर लिखा है तो आपको छूट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर सैलरी में से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है और उनके सैलरी से डिफर्ड एन्युटी में से काट के पैसा जमा कराया जा रहा है तो उन्हें भी छूट मिल जाएगी, लेकिन सैलरी के 1/5 तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 20% ऑफ सैलरी तक ही आपको मैक्सिमम छूट मिलने वाली है। इसके अलावा आप स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं तो आपको अपने कंट्रीब्यूशन की छूट मिलती है। अब ये क्या होता है उसे समझिए। आप ये मानिए इंसान के पास दिमाग होता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 1-8% इंसान ही दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99% इंसान दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बेवकूफी होते हैं। आपको सैलरी मिल रही है हर महीना, तो इंसान की सोच ये होती है, एक तो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और एक कभी मरूंगा नहीं। और जब वो बूढ़ा होता है तब पता चलता है मैं बूढ़ा हो गया, और जब मरने वाला होता है तब पता चलता है कि यार मैं तो मरूंगा भी सही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो क्या करता है, पैसा कमा रहा है और पैसा उड़ाने में लगता है। तो पैसा जब रिटायर होगा तो बचेगा ही नहीं कुछ पैसा उसके पास, सारा पैसा उसने उड़ा दिया। तो अगर ये सोचा गया गवर्नमेंट ने कि एम्प्लॉय के पास दिमाग नहीं है, उसे जितना भी पैसा दो वो सारा खर्च कर देगा, उसे पैसे ही मत दो, पूरे पैसे ही मत दो। सैलरी ₹1,00,000 है तो 90,000 दो, 10,000 उसके पैसे जमा करा दो। तो एम्प्लॉय से कहा, एम्प्लॉयर से कहा कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, उसकी सैलरी का 10-15%, 12% काट लो, उसे मत दो, और जितना पैसा काटा उतना तुम भी अपनी जेब से जमा करो और उसके पीएफ अकाउंट में जमा करो। जब वो रिटायर होगा उसे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, उसका बुढ़ापा निकल जाएगा। तो जो एम्प्लॉय का पैसा कटा है और वो जमा हुआ है उसकी छूट मिलेगी। अब ये प्रोविडेंट फंड अलग अलग टाइप के होते हैं, इनमें मेनली आप मानो सभी पे छूट मिलेगी, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अलावा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अलावा किसी भी प्रोविडेंट फंड में पैसा आप जमा कराओगे सब पे आपको छूट मिलेगी 80C में। क्लियर? एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन की मिलेगी, जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, जो एम्प्लॉय जमा करा रहा है उसकी बात कर रहे। ठीक है?
एक इंडिविजुअल एसएससी है और उसने पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करा है 150। ये पीपीएफ क्या होता है? मान लिया मैं तो जॉब नहीं कर रहा कहीं, मेरा मन कर रहा है कि मेरा प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, लेकिन मैं तो जॉब ही नहीं करता, तो मैं अपने आप से जाके अपना ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैंक में खुलवा कर उसमें ही पैसे जमा कराता रहूंगा। रिटायर होऊंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। उसमें कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं, तो वो तो जमा नहीं कराएगा, मैं ही कराऊंगा। इसे बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये भी मिले, मैंने कहा अनरिकॉग्नाइज के अलावा सब पे मिल जाएगा। तो 1.5 लाख इस पे मिल जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी स्पाउस की लाइफ पर है, 2012 के बाद है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो 220 का 10% कितना होता है? 22। लेकिन इसको हम कैलकुलेट करें ना करें क्या ही फर्क पड़ता है, 1.5 लाख से ज्यादा तो वैसे ही नहीं मिलेगा। टोटल मिला लो, टोटल कितना हो गया? 172 या, लेकिन आपको ये करके दिखाना पड़ेगा ना। अगर आपने ये नहीं करा, नंबर थोड़े ना मिलेंगे आपको। आप कहोगे जी 1.5 लाख मिलेगी बस, तो नंबर थोड़े ना मिलेंगे। आपको दिखाना है 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में, 22,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टोटल 172 मिलनी चाहिए, बट 150 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड वही है, उसी टाइप का है, मैंने कहा पीएफ की तरह, अनरिकॉग्नाइज के अलावा सब पे छूट मिलेगी। ठीक है। गवर्नमेंट ने गर्ल चाइल्ड के लिए डिपॉजिट स्कीम शुरू करी थी सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से। तो अगर इसमें पैसा जमा कराया जाता है तो छूट मिलेगी। ठीक है। और जब वो पैसा मिलेगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पैसा जब मैच्योरिटी पर मिलेगा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा, ये लिखा है। ठीक है। वो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, वो सब है डिडक्शन में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो पैसा जमा कराओगे उस पर डिडक्शन मिलेगी 80C की। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं अलग अलग, उस पर हमें इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है, गवर्नमेंट के होते हैं, उस पर भी आपको छूट मिलेगी। अप्रूव्ड एन्युटी प्लान है एलआईसी का, उस पर भी छूट मिलेगी। नोटिफाइड म्यूचुअल फंड पर भी छूट मिलेगी। इस पर ज्यादातर समझदार लोग छूट लेते थे। मैं भी इस पे 1.5 लाख रुपए की पूरी छूट में इसी पे ले लेता था कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराओ, लेकिन इसमें लिमिट, इसमें कंडीशन होती है। आपने इसमें पैसा जमा कराया तो आपका पैसा 3-5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, उससे पहले आप पैसा वापस ही नहीं निकाल सकते। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अब तो मैंने कहा ना, अब तो डिफॉल्ट ही टैक्स रिजिम में ज्यादातर सबको फायदा होता है, तो इन सब में कोई यूज नहीं है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि इसमें सब में टाइम लिमिट होती है। आपने पैसा जमा करा तो आपका पैसा फंस जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ऐसी नोटिफाइड पेंशन फंड है, उसमें पैसा जमा कराने पर, नेशनल हाउसिंग बैंक में टर्म डिपॉजिट कराने पर, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम है, गवर्नमेंट ने कहा ये वाली डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कराओ तो आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी, तो वो वाली स्कीम है। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विद इन इंडिया, फुल टाइम एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए जो ट्यूशन फीस की पेमेंट करेंगे उसकी छूट मिलेगी। इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ट्यूशन फीस मतलब स्कूल में डेवलपमेंट फंड, एनुअल फीस, ये वो नहीं। ट्यूशन फीस आपकी कन्वेंस चार्जेस, बस चार्जेस, ये वो नहीं। ट्यूशन फीस फुल टाइम एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशन मतलब कि आप जो सीए का कोर्स कर रहे हैं उसकी पेमेंट पे कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ये कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, फुल टाइम एजुकेशन नहीं है। आप जो हमें पेमेंट करें ट्यूशन फी, इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि सर वो हमें ना 80C में डिडक्शन लेनी है, आप रिसीट दे दो। मैंने कहा रिसीट तो ले लो, लेकिन 80C में छूट नहीं मिलेगी। क्या जी, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो ले लेते हैं। वो अदर एजुकेशनल
है कि भाई कुछ इस तरीके की कंडीशन है जो फुल टाइम एजुकेशन टाइप का ही है, तो वो मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है कि अब उसमें क्या है कि आप है ना, इनकम टैक्स जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब आपको खुद ही इनकम कंप्यूट करके रिटर्न फाइल करना है। सपोज आपने एटीसी की डिडक्शन क्लेम कर ली और आपने पैसे जमा नहीं कराए, तो आपकी जब रिटर्न पकड़ में आएगी तभी तो आप फंसोगे, नहीं तो सब सही है। और पकड़ में कौन आएगा? जनरली तो छोटे मोटे लोगों को कोई पकड़ता ही नहीं। आप 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए का टैक्स दे रहे हैं तो आपको कोई पूछने वाला थोड़ी ना। वो अलग चीज है कि आप देखो वो क्या करते हैं, एक पैटर्न देखते हैं पिछले सालों से क्या पैटर्न है, और क्रॉस चेक भी करते ही हैं थोड़ा बहुत। अब आप क्या कर रहे हो कि फर्जी डिडक्शन लिए जा रहे हो, कहीं कुछ जमा ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप पकड़े ही जाओगे ना। अब हमने 10-20 हजार रुपए की फीस दी, उसकी डिडक्शन ले ली, उसके लिए कौन क्या ही करेगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, देखिए जब आप हाउस लोन लेते हैं तो उसकी जब रीपेमेंट होती है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट की छूट होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में अंडर सेक्शन 24B पढ़ा था, ठीक है। और जो आप प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करते हो वो यहां पर आपको छूट, ठीक है। तो यहां पर छूट आपको क्या मिलेगी? प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट की, और इंटरेस्ट की छूट कहां मिलेगी? हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर। क्लियर? ये भी हाउस की पेमेंट के लिए है, हाउस की पेमेंट है ये सारी सारी, इतने ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस हाउस की रीपेमेंट पे छूट मिलेगी। कुछ स्पेशल इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स हैं एलिजिबल इशू के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वगैरह हैं, तो उस पर आपको क्वेश्चन में आएगा कि भैया ये नोटिफाइड डिबेंचर या इक्विटी शेयर है एटीसी के लिए, तो छूट दे देना, नहीं तो मत देना। ऐसे ही सर्टेन म्यूचुअल फंड्स हैं। आप बैंक में टैक्स सेविंग एफडी में पैसा लगा सकते हो, 5 साल के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, और आपको वो 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाओगे, निकाला तो आपकी जो छूट मिली थी वो टैक्सेबल हो जाएगी और आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा कितना है? 1.5 लाख, क्योंकि वैसे ही 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है, तो 1.5 लाख से ज्यादा आप करोगे तो आप बेवकूफी हो। नाबार्ड जो है उसका अगर नोटिफाइड बॉन्ड में सब्सक्रिप्शन करते हैं तो भी आपको मिलेगा। आप पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल का एफडी करा सकते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे जमा करा सकते हो, कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, contribution by central government employee to additional account under NPS referred to ETCCD for a fixed period of no less than 3 years। जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से आप पैसा जमा कराओगे तो आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी। 80C एनपीएस के दो टाइप के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ETCCD provide deduction in respect of contribution to individual pension account tier 1, और जो 80C में छूट मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीयर 2 वाले में मिलती है। तो टीयर 2 में आप पैसा जमा कराओगे और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 80C में मिलेगा, और अगर आप टीयर 1 में जमा कराओगे तो आपको CCD में, वो अलग से अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें मिलेगी। टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। तो अगर आपने बीच में पॉलिसी तोड़ दी या पैसा वापस ले लिया, एफडी का पैसा ले लिया, तो जो आपकी इनकम डिडक्शन मिली थी वो आपके लिए
टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो 80C में आपको क्या क्या मिलेगा वो सब आपको यहां पर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हैं जिस पर आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 रुपए तक। तो 80C लगभग आपके लिए सबसे बड़ी डिडक्शंस में से एक है, और एक 80G, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों लगभग काफी बड़ी है। जो जी है वो डोनेशन पर मिलती है, वो भी लगभग हर क्वेश्चन के अंदर आती है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80C जो हमने पढ़ी है वो हर, अगर क्वेश्चन है डिडक्शन का तो उसमें 80C आएगी, बिना 80C के डिडक्शन का क्वेश्चन पूरा ही नहीं होता है। और 80G भी लगभग हर क्वेश्चन में आती है। बाकी की डिडक्शन जल्दी जल्दी होती जाएंगी, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी। और 80CCC क्या कहता है? 80CCC कहता है कुछ सर्टेन पेंशन प्लान में पैसा जमा कराओ, आपको डिडक्शन मिलेगी। देखो, पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट ने पेंशन का खर्चा घटाने के लिए उसे पीएफ की तरह कर दिया कि पेंशन फंड में पैसा जमा कराते रहते हैं ताकि बाद में मिल जाए। लेकिन मैं इंडिविजुअल हूं, मैं जॉब नहीं करता हूं, और मेरा मन कर रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी। अब मैं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं 60 साल से ऊपर का हो गया, हब 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 करूंगा, आप कहेंगे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ोगे नहीं, तो पैसे कहां से आएंगे? तो पेंशन फंड हुआ, वहां से हर महीना पैसा आ रहे हैं तो अच्छा है ना, मजे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा रिटायरमेंट के बाद मेरे पास पैसा कौन देगा, मैंने पेंशन फंड में पैसा जमा कराना शुरू करा। तो उस पेंशन फंड में पैसा जमा कराऊं ताकि मेरा बुढ़ापा ठीक हो, गवर्नमेंट ने मुझे बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप पैसे जमा कराओ, हम आपको छूट देंगे, लेकिन एक दिक्कत है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा जमा कराओ तो जब रिटायरमेंट या जब पॉलिसी बंद होती है तो जो पैसा मिलता है वो फ्री हो जाता है। लेकिन पेंशन फंड में जो पेंशन का पैसा मिलता है हमें हर महीना या एनुअली, वो टैक्सेबल होता है। थोड़ी ये दिक्कत है बस, पेंशन ये एग्जाम नहीं होता है। कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगा तो सही। कौन सा उस समय इतनी इनकम होगी कि हम टैक्सेबल में आ जाएंगे? कम से कम पैसा तो आए, टैक्स दे देंगे, कोई बात नहीं, पैसा तो आए। तो एलिजिबल एसएससी कौन है इसमें? इंडिविजुअल है जिसने पैसा जमा कराया हो, LIC का एन्युटी प्लान हो या और कोई इंश्योरेंस का प्लान हो। ठीक है, पैसा जमा कराना है और छूट मिलेगी। ज्यादा छूट कितनी मिलेगी? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक खेल खेल दिया। इन्होंने कहा 80C में कितनी मिलती है, 80CCC में कितनी मिलती है, दोनों की मिलाकर 1.5 लाख मिलेगी। मतलब अभी उस पर आया नहीं हूं ना, आप तो आ चुके हैं, और जो नहीं आए उनके लिए तो आपने 80C में 1 रुपया भी जमा नहीं कराया, 80CCC में 1.5 लाख जमा करा दिया तो 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। आपने 80C में 75 जमा कराया, 75 यहां जमा करा, 1.5 की मिल जाएगी। 1.5 लाख वहां जमा कराया, 1.5 लाख यहां मिला है, दोनों मिला के 3 नहीं मिलेगी, 1.5 ही मिलेगी। ये थोड़ी सी समस्या इन्होंने पैदा कर दी। क्लियर? अब हम ये बात लिखिए आगे कि जब इनकम मिलेगी तो टैक्सेबल हो जाएगी इनकम आपकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अच्छा, ये सारे सेक्शन नंबर याद रखने हैं आपको, और याद हो जाएंगे, नोट्स बनाओगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाद आप जब नोट्स बनाओगे ना, ये सबसे पहले लिखना है आपको ऐसे नोट्स बनाते हुए, सेक्शन 80CCD में ये लिखा है। हर लॉ हो, टैक्स हो, कोई भी सेक्शन, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऐसे याद नहीं रखना कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 80CCD है, आपको ऐसे याद रखना है 80CCD में ये लिखा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो 80CCD में क्या लिखा है?
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन फंड नोटिफाइड में पैसा जमा कराओगे तो आपको छूट मिलेगी। It is mandatory for the person entering the service of central government on or after 1st January 2004 कि उन्हें अपनी सैलरी का 10% जमा कराना ही है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट अपनी जेब से पेंशन का पैसा देती थी। गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने ये कहा कि अब एम्प्लॉई का पैसा पीएफ की तरह काट के पेंशन में जमा करा दो, फिर वही वापस देते रहो उसे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट भी जमा कराएगी जैसे पीएफ में जमा होता है, तो मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी जमा कराएगी। ठीक है। The benefit of this scheme is also available to individual employed by any other employer as well. मतलब गवर्नमेंट के लिए तो कंपल्सरली पैसा जमा होना है, एम्प्लॉय के लिए, बाकी के लिए भी हो सकता है। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी? Section 80CC provide deduction in respect of contribution made to pension scheme notified by the central government. Accordingly, central government has notified Atal Pension Yojana as a pension scheme contribution to which would qualify the deduction under Section 80CC in the hands of individual. Deduction मिलेगी कितनी? 80CC1 कहता है कि डिडक्शन मिलेगी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉई जमा कराएगा मैक्सिमम है 10% ऑफ सैलरी, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो उसका मैक्सिमम है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो, अगर कोई भी एम्प्लॉई है तो वो क्या कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉई है कोई भी, तो वो अपनी सैलरी का 10% तक जमा करा सकता है, उसे 10% तक की 80CC1 में अपने कंट्रीब्यूशन की छूट मिल जाएगी। और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ग्रोस टोटल इनकम के 20% तक का पैसा जमा करा सकता है। ठीक है। 80CC1 would be available to an SSC only if he exercise the option of shifting out of the tax regime, मतलब पुराने में मिलेगी। अभी तक हमने 80CC1 में जो पढ़ा, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी एम्प्लॉई है, चाहे वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसे अपनी सैलरी का मैक्सिमम 10%, और अगर वो एम्प्लॉई नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी सैलरी की इनकम नहीं है, तो ग्रोस टोटल इनकम का 20% मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन पूरा याद रखना है, 80CC1। 80CC करोगे तो काम खत्म आपका, क्योंकि अभी अंदर बहुत सारी बातें हमें सीखनी है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 80CC1। CCD1B 80CCD1B कहता है कि इसमें एडिशनल डिडक्शन आपको 50,000 रुपए तक की मिल सकती है, जो आप एनपीएस में पैसा जमा कराएंगे। ये 80CCD1 से अलग है और इसमें मैंने छूट ली है हर बार। ये क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम है अलग, इसमें आप पैसा जमा कराओ टीयर 2 वाली। ठीक है, तो इसमें पैसा जमा कराओ 80CCD1, ये सब तो 1.5 लाख की लिमिट में है, ये 1.5 लाख लिमिट से अलग है। 50,000 रुपए, तो 1.5 लाख वो और 50,000 ये मिलाकर 2 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। तो CCD1B ये बहुत बढ़िया स्कीम है जिसमें पैसा जमा कराना चाहिए आपको। ये CCD1 अलग है, इसके अलावा एक और अलग नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें पैसा जमा कराओ तो अलग से छूट मिलेगी 50,000 रुपए तक CCD1B में। अलग है इसकी।
वो अटल पेंशन योजना है इससे पहले वाली जैसे, या अलग है? ये अलग है। एनपीएस की स्कीम में टीयर 1 में वो है, टीयर 2 में ये है, तो ये अलग है। 50,000 रुपए अलग मिलेंगे 80CCD1B में पैसा जमा, तो ये बढ़िया है। तो वो तो 1.5 लाख की लिमिट में आएगा, ये 1.5 लाख की लिमिट से अलग आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 80CCD1 की लिमिट 1.5 लाख की लिमिट में है, जो क्या कहता है, 3 चीजों का। सेक्शन 80CCE कहता है, सेक्शन 80CCE क्या कहता है कि आपको 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों में मिलाकर मैक्सिमम 150 हो सकता है, ये 80CCE कहता है। लेकिन ये 80CCD1B को इंक्लूड नहीं करता है, और 80CCD1B 50,000 रुपए तक की छूट अलग बोलता है। तो आप अगर ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो तो 50,000 यहां जमा कराकर एक्स्ट्रा डिडक्शन जरूर लीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट? अब एक है 80CCD2, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 80CCD1, 80CCD1B, और अब क्या है 80CCD2। ये कह रहा है गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर जो पैसा जमा करा रहा है। देखो अभी ये क्या बात करी थी हमने, 80CCD में ये कौन सा पैसा आ रहा है जो एम्प्लॉय जमा कर रहा है, जो एम्प्लॉय अपना पैसा जमा करा रहा है। सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी तो जमा करा रहा है ना? तो जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है उसकी छूट कहां मिलेगी, 80CCD2 में। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, वो कहां मिलेगी, 80CCD2 में। क्लियर? द एंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ सेल। पहले पांच हेड की इनकम निकालते हो, सबसे पहला हेड कौन सा है, सैलरी। उस सैलरी में पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो, है ना? उसके बाद में 80CCD2 में डिडक्शन दे दो, लेकिन डिडक्शन की लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करिए तो ज्यादा 14% सैलरी। ठीक है, जैसे यहां पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल रही थी, 10%। आपने मान लिया 15% जमा कराया, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 10। 15% जमा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिडक्शन कितनी मिलेगी। और यहां 15% जमा कराओगे, लेकिन डिडक्शन कितनी मिलेगी, 14। ठीक है, अगर और कोई एम्प्लॉयर जमा कराएगा, कोई और जमा कराएगा तो 10% है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि 80CCD2 दोनों रिजीम, न्यू ओल्ड दोनों में आपको छूट मिलती है। आपको बोला था ना, अभी तक हम बार बार क्या कह रहे हैं, अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ओल्ड में। लेकिन CCD2 के लिए ओल्ड में जाना जरूरी नहीं है, ये न्यू में भी मिलता है। लेकिन क्या, 80CCD2। लेकिन यहां पर क्या बात बोली है कि 14% ऑफ सैलरी इन केस पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115 BAC, और नॉर्मल में अगर कोई और एम्प्लॉयर है तो 10% है, लेकिन डिफॉल्ट में 14% तक है। यहां उल्टा काम कर दिया। देखो 80CCD2 वुड बी अवेलेबल टू एसएससी इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम, चाहे आप पुराने में हैं चाहे आप नए में हैं, दोनों में आपको छूट मिलेगी। जो 1.5 लाख की लिमिट है वो 80CCD2 पे अप्लाई नहीं होती है। 1.5 लाख की लिमिट किस पे है, 80C, 80CCC, 80CCD1, बस। 80CCD2 पर लिमिट नहीं है 1.5 लाख की। यही बात समझ में आती है। नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। अगर कोई पैसा आप 80CCD1 या 80CCD1B में कर रहे हो तो उसे 80C में दोबारा से आप छूट नहीं देंगे।
इनकम टैक्स में याद रखना किसी भी खर्चे इन्वेस्टमेंट की छूट एक जगह मिलेगी, दो जगह कभी नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आप एक जगह पैसा दे रहे हो, दो जगह छूट ले रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में जरूर बनानी है। सारी छूट एम्प्लॉई को ही मिलेगी। हाँ, एम्प्लॉयर ने जो पैसा जमा कराया है वो पहले सैलरी में जुड़ गया, ग्रोस टोटल इनकम में सैलरी में जुड़ गया, अब वो माइनस हो रहा है। ठीक है, देखो ग्रोस टोटल इनकम में 5 हेड है, इसमें सैलरी भी है। जब एम्प्लॉयर ने ये पैसा जमा करा तो सैलरी में जुड़ गया, अब माइनस कर रहे हैं बात। ठीक है, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य एक एनपीएस की स्कीम है जो माइनर्स इंडियन सिटीजन 18 साल तक के बच्चों के लिए है। उनका अकाउंट ओपन करिए और उसमें पैसा जमा कराइए, और जब वो माइनर 18 साल का हो जाएगा तो फिर ये पैसा उसके एनपीएस टीयर 1 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 1180 1B is allowed for any amount paid or deposited under the minor। तो उसके वो हमारा था ना 80 1B में 50,000 रुपए तक की है, तो ये अमाउंट भी उस 50,000 तक की लिमिट में पहुंच जाएगी। तो 80 1B के अंदर जो 50,000 रुपए एडिशनल थे उसी में ये वात्सल्य स्कीम का पैसा भी आएगा। डीम्ड इनकम, जो पैसा पेंशन में है, जो डिडक्शन आप क्लेम कर चुके हैं, अगर वो आप बाहर जाएंगे किसी वजह से और आप पैसा वगैरह ले लेंगे तो वो आपका पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन डेथ वगैरह के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर और बहुत सारी कंडीशन लिखी है कि अगर आप अकाउंट को क्लोज कराते हैं समय से पहले तो आपको 60% तक का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सब हम डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन को जब आप ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, अगर है तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में ले सकते हैं, अदरवाइज मतलब थोड़ा सा है तो मुश्किल, क्योंकि 1000 पॉइंट आ रहे हैं तो उसमें से ये भी एक आ रहा है पॉइंट। तो नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा जब आप क्लोज करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका जो 60% तक का पैसा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और पार्शियल विड्रॉल अगर आप करते हैं तो आप 25% तक का जो पैसा है वो टैक्सेबल नहीं होता है, इतनी बात लिखी हुई है। लिमिट्स की बात करें तो हमने 80CC में बार बार ये पॉइंट आया कि 80C 80CCC और 80CCD1 के अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट आपको मैक्सिमम मिलने वाली है, और 80CCD1B की वात्सल्य और वैसे एनपीएस में 1.5 लाख रुपए से अलग 50,000 की छूट मिलेगी, और CCD2 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको पुराने नए दोनों रिजीम में डिडक्शन मिलेगी, और 14% है गवर्नमेंट के केस में या डिफॉल्ट में, और पुराने वाले में 10% है नॉन गवर्नमेंट के केस में। ठीक है, ये भी 1.5 लाख से अलग है। अब यहां जो बार बार सैलरी का मतलब है, वहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस स्पेशल डीए। स्पेशल डीए का मतलब होता है जो डीए एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज ए कैलकुलेशन टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब जब आपकी जॉब लगती है और डीए डीएनएस अलाउंस अगर उसे सैलरी की तरह ट्रीट किया जाता है तो हम सैलरी में हर जगह उसे ऐड कर लेते हैं। यहां पर भी यही लिखा हुआ है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 को समझते हैं। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है, पहले बता देता हूँ आपको। तो 12 लाख रुपए तो ये हो गई, अगर वो बीच में रिटायर नहीं हुआ है तो।
उसे डीए मिलता है 40% ऑफ सैलरी, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल होता है ये भी। तो 4,80,000 ये भी टैक्सेबल हो गया। आधा डीए जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कैलकुलेट होता है, मतलब ये सैलरी माना जाएगा आधा डीए। तो 2,40,000 को सैलरी ही माना जाएगा। जब हम 10% 14% कैलकुलेट करेंगे तो हम आधे डीए को सैलरी मानेंगे। मिस्टर ए और उसके एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर है, दोनों ही 15% जमा कराते हैं डबल सी डी में। तो देखो डबल 80CC1 और 80CC2 ये दो अलग अलग सेक्शन है। 80CC1 में अपना कंट्रीब्यूशन का मिलेगा और मैक्सिमम 10% मिलेगा। 80CC2 में एम्प्लॉयर का मिलेगा मैक्सिमम 14% डिफॉल्ट में और 10% ओल्ड में। ये कौन है? एबीसी है ना, तो इसी की बात कर रहे हैं ना। तो हमें बताना है क्या करेंगे, तो ये अभी हमने बात कर ली, ये डिडक्शन मिल जाएगी इनको। क्लियर? तो सैलरी है 12 लाख, सैलरी में आधा डीए आएगा 240, 1440, इसका 10% 80CC1 में और 80CC कहां पर? 2 में। और यहां पर क्या लिखा है? 50,000 रुपए तक की छूट CC1B में भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो इनका जो एक्स्ट्रा बैठ रहा है, इन्होंने जमा कितना करा है? 180, ठीक है, और इनका 144 मिल रहा है यहाँ, तो ये बाकी का 80CC1B में भी क्लेम कर सकते हैं 36,000 रुपए, ठीक है। बेटा इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन करा है 12 लाख रुपए का 15% करा है, कंट्रीब्यूट 12 लाख का 15% करा है। हम डिडक्शन देते हुए 10% हम 1440 पे कैलकुलेट करेंगे, वो डिडक्शन है, वो अलग चीज है, कंट्रीब्यूशन अलग चीज है। तो कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 15% करा है और डिडक्शन हम देंगे बेसिक सैलरी प्लस स्पेशल डीए का 10%, ठीक है। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में और ऑल्टरनेट में क्या होगा वो हमने बात कर ली है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख रुपए है और इन्होंने पीपीएफ में करा है, 80C में मिल जाएगी छूट। ट्यूशन फी एपीजे स्कूल है, एजुकेशन 11th में है तो ठीक है, 80C में मिल जाएगी। हाउसिंग लोन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसमें बैंक थे गवर्नमेंट, वो अब देख लेते हैं। और अप्रूव्ड LIC फंड है, तो वैसे तो 150 से ऊपर हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हमने बात कर दी कि जो है हमारा जो है ना बैंक, वो शेड्यूल बैंक होने चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्राइवेट बैंक, वहां पर लिखा था बैंक के लिए। अब जब ये वाली पॉइंट आए, ऐसे पॉइंट आए, तो फिर आपको शोर नोट्स में उन सब चीजों को भी कवर करना है, ठीक है। ये देखो शेड्यूल बैंक, ये जो पैसा जमा है यहाँ पर, यही वाला है ना, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो सेंट्रल बैंक से लोन लिया हो, या कोऑपरेटिव बैंक हो, या हमारा
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो या नेशनल हाउसिंग बैंक हो या कोई पब्लिक कंपनी हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कंपनी पब्लिकली इंटरेस्टेड, एम्प्लॉयर स्टैम्प ड्यूटी, तो आ जाना चाहिए कायदे से। तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आ जाएगा। तो 25,000 रुपए हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी आ गया है, और 45,000 रुपए स्कूल की फीस भी आ गई है, और ये भी आ गया है। तो 180 है, मैक्सिमम 150 मिलेगा। इसके अलावा जो पेंशन फंड है LIC का, वो 80CCC में है, लेकिन अगेन 80CCC भी हमारी मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट में ही आता है, तो टोटल 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। तो ये था हमारा मेनली जो चल रहा था। अब है 80CCH अग्निपथ स्कीम। गवर्नमेंट ने जो इंडिया जो है दुनिया में लगभग सबसे बड़ी आर्मी है, लगभग, या तो चाइना या इंडिया ऐसे सबसे बड़ी है, तो आर्मी सबसे ज्यादा है। और आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में आपको ये महसूस हुआ कि लड़ाई झगड़े अब पहले से कम हो रहे हैं। इंडिया की बात करूं तो इंडिया के कोई ऐसी वॉर ऐसी नहीं चल रही है जैसे लगातार 10-10, 15-15, 20-20 साल चली थी ईरान इराक की, या अभी कई सालों से रशिया की चल रही है। तो ऐसी कोई वॉर इंडिया में नहीं है। हुई थोड़ी सी 5-10 दिन, महीना 15 दिन हुई, और इतने ज्यादा आर्मी पे खर्चा था, तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि आर्मी का खर्चा कुछ कम करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा, जिसका बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ कि भाई ये सही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक टेम्परेरी आर्मी में भर्ती करी कि कुछ साल, 5 साल है शायद, 4 साल काम करने के बाद हम उनको कहेंगे कि अब आप VRS ले लो। एक तरीके से आर्मी में 4 साल रहो फिर छोड़ दो। कुछ लोगों को हम कंटिन्यू कर लेंगे, कुछ लोगों से कहेंगे आप छोड़ दो। और वो उनका कहना ये है कि हम उन 4 साल में 15, 20, 25, 30 लाख जो भी है उनको दे देंगे। उसके बाद वो अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, या अलग से सिक्योरिटी इस टाइप में और काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने ये बोला, तो हमें उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिलती है 80CCH। जैसे 80CCD में डिडक्शन थी ना, तो अग्निपथ स्कीम के लिए अलग डिडक्शन बना दी 80CCH। तो इसमें इन्होंने बोला कि 30% जमा होगा, क्योंकि वहां पर पैसा जो था 10%, 14% था, तो यहाँ छूट ज्यादा देनी थी, इसलिए इन्होंने, और इस छूट को 1.5 लाख की छूट से अलग रखना था, इसलिए इन्होंने 80CCH अलग से सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पर भी इन्हें पुराने में जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी इन्हें छूट मिलेगी। और यहां पर भी वही है, CCH1 में जो अग्निवीर है वो खुद जमा कराएगा, और CCH2 में जो गवर्नमेंट जमा कराएगी उसकी छूट मिलेगी इन्हें, ठीक है। लेकिन वो भी CCH2 में भी वही है जो CCD2 में था। CCH2 में एम्प्लॉय चाहे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो या ओल्ड में हो, दोनों ही सिचुएशन में छूट मिलेगी। तो आप मानो CCD1 और CCD2 की तरह CCH1 और 2 है, बिल्कुल सेम है, बस यहां पर 30% का है और सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इन सबसे बाहर और थोड़ा अलग टाइप की डिडक्शन के बारे में बात करते हैं, और वो है 80D। आपको मालूम है डी से होता है डिसीज, बीमारी, तो डी फॉर डिसीज, और उससे बचने के लिए हमारे पास होता है इंश्योरेंस। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 80D में छूट मिलती है। लेकिन भैया बाप रे बाप, जान ले रखी है, इतना प्रीमियम बढ़ा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस का कि मैं क्या ही बताऊं। हम केवल 3 लोगों का
हेल्थ इंश्योरेंस 60,000 रुपए का गया और मैंने आज तक कभी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा 15 सालों में 20 सालों में, और उसके बाद भी 60,000 रुपए एक साल का केवल 15 लाख रुपए की अमाउंट पर प्रीमियम गया है। 60,000, मतलब बदतमीजी देखो कितनी ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रीमियम। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें 8-10 हजार तो जीएसटी था, अब तो जीएसटी 0 हो गया, लेकिन वो जीएसटी से पहले अगस्त में ही पेमेंट करी थी। बहुत ज्यादा प्रीमियम। 3 लोगों का है, फैमिली का है। फैमिली में एज ब्रैकेट होता है कि आप 45 साल से ऊपर के होते हैं तो प्रीमियम बढ़ता है, वो सारी चीजें चलता है। नहीं, वो रिवाइज होगा 35 साल के बाद, 40-45 साल के बाद, हर 5-5 साल के बाद वो रिवाइज होता है। कुछ क्या करते हैं, क्लेम ज्यादा होता है कंपनी के पास तो वो बाकी सबका भी प्रीमियम बढ़ा देती है, ये भी हो जाता है। तो 80D में डी को याद कैसे रखेंगे, डी से डिसीज, डी से हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट करने पर आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो, और वो आप जाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर जाएंगे तो आपको मिलेगी छूट। इंडिविजुअल को मिलेगी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए, ठीक है। कौन है फैमिली में, खुद, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं, आपको पेमेंट चेक या ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये डिडक्शन आप 25,000 रुपए अपने फैमिली के लिए और 25,000 रुपए एडिशनल मिलेगी अपनी पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पेमेंट करने पर, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं बूढ़े हैं वो, उनके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, तो उनके लिए भी अलग से 25,000 रुपए की छूट है। एक और बात है कि अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है 60 साल से ऊपर और इंडियन रेजिडेंट, तो ये जो 25,000 रुपए की छूट है, ये 25,000 रुपए की छूट बढ़ के 50,000 रुपए तक हो जाएगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में प्रीमियम बहुत ज्यादा हो। तो 25,000 की छूट बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो जैसे होता है ना ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो वो सब चेक कराते हैं तो 5,000 रुपए तक की छूट उस पर भी मिलेगी, लेकिन ये लिमिट 25-50,000 की जो लिमिट है ना, उस लिमिट के अंदर ही है ये 5,000, मतलब आपका प्रीमियम है 15,000, प्रीमियम कितना है 15, और आपने 10,000 का चेकअप करा लिया, तो 10,000 के चेकअप में 5 ही माने जाएंगे, तो 5 और 10 15 मिलाकर 15 मिलेगी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 का लिया और 5,000 का चेकअप 35, लेकिन 25 ही मिलेगा, ठीक है। पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। एज ए वेलफेयर मेजर टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल है और हु आर अनेबल टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस, पता चला 60 साल के हो गए और वो कह रहे हैं जी हम इंश्योरेंस नहीं कर रहे, है ना, तो उनको अगर वो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो उनको 50,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उनके इलाज पे 50,000 रुपए तक का खर्चे की छूट मिल जाएगी, ठीक है। एचयूएफ के केस में फैमिली मेंबर पर 25,000 रुपए है और सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस की भी बात है, वही अदर कंडीशंस हैं कि वो अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको समराइज करें तो
इन केस ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ और स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर 25,000 रुपए की छूट है। और ये जो प्रीमियम है ये आपको अदर देन कैश पेमेंट करना है, ठीक है। हेल्थ चेकअप का भी इसी में इंक्लूड है 5,000 रुपए। और इन केस ऑफ द अबव पर्सन इज ऑफ एज 60 और मोर, तो ये 25 की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50। ये अपनी है। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स के लिए भी अलग से 25 है, बट इनके केस में भी अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ये भी बढ़ के 50। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक क्लियर है? 5,000 रुपए की छूट आपको मैक्सिमम है जो 25 की लिमिट में है। तो यहां लिखा है कि अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल फॉर सेल्फ स्पाउस प्लस हु इज एज ऑफ 60 और मोर प्लस रेजिडेंट प्लस नो पेमेंट हैज बीन मेड टू कीप इन इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ ऑफ सच पर्सन, तो 50,000 रुपए की पेमेंट मैक्सिमम मिल जाएगी अगर वो सीनियर सिटीजन है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं तो। ठीक है, क्लियर? अगर आपने 2-3 साल की पेमेंट एक साथ कर दी है तो आपको प्रोराटा बेसिस पर डिडक्शन मिल जाए। जैसे मैंने 2 साल के लिए पेमेंट कर दी तो फिर मेरे को दोनों साल में उस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। 3 साल की पेमेंट करिए तो 3 साल में वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 7। मिस्टर ए हैं, 40 साल के हैं, मेडिकल इंश्योरेंस 20,000 रुपए का उन्होंने दिया है अपनी और स्पाउस की हेल्थ के लिए। उन्होंने 47,000 रुपए और दिए हैं फादर है 63 इयर्स के, उनके लिए जो डिपेंडेंट नहीं है। देखिए जो डिपेंडेंट वर्ड है वो बच्चों के लिए यूज हुआ था, पेरेंट्स के लिए नहीं। उन्होंने 3600 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी जमा कराए हैं। 3,000 रुपए कैश में, जो प्रिवेंटिव चेक हेल्थ चेकअप है वो कैश में करा जा सकता है, प्रीमियम कैश में नहीं दिया जा सकता। और अपनी चेकअप के लिए 3,000 और 4,000 रुपए अपने पिताजी के चेकअप में खर्च करें तो हमें छूट देनी है। तो इनकी अपनी जो 20,000 रुपए है और इनका जो चेकअप कितना है तो 24,000 रुपए इनका है ना। और इन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना करा है 3600 रुपए, वो भी है ना। तो टोटल मिलाकर इन्होंने कितना दिया अपना, तो 25 से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई टेंशन इसमें? और पिताजी पे कितना खर्च करा है? 47 प्लस 4, 4,000 रुपए दिए ना, तो भैया 50 से ज्यादा इन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर इन्हें 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। कोई टेंशन इसमें? कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन नंबर 8। मिस्टर वाई 40 साल के हैं और इन्होंने 22,000 रुपए खर्च करे हैं। 33,000 रुपए पिता मदर की एज पे खर्च करें और 20,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है। 71 साल के, वो मेडिक्लेम नहीं है उनकी और वो डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट में दिए हैं। तो अपने पर कितना खर्चा करा इन्होंने? 22,000 और 22,000 और 6,000, 28 हो गया। तो अपने पर तो 25 ही मिलेगा इन्हें, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और माता जी पे 33 और पिताजी पे तो टोटल 50 से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो टोटल 75,000। ठीक है, कोई टेंशन? चलो डी, डबल डी। डबल डी की फुल फॉर्म है डिसेबल डिपेंडेंट। क्या है डबल डी की फुल फॉर्म? फैमिली में भगवान ना करे किसी की फैमिली में कोई डिसेबल हो, हैंडीकैप्ड हो। और ये इस डिडक्शन को थोड़ा सा समझो अलग तरीके से। देखो
किसी की फैमिली में कोई डिसेबल है तो मेंटली फैमिली मेंबर सब डिस्टर्ब रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि उनके इलाज पे कोई खर्चा हो रहा हो, उनको कहीं ले जाना आना है उस पे एडिशनल खर्चा होता है, घर वाले घर छोड़कर नहीं जा सकते, उनको कोई रुक, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती। तो इन्होंने क्या करा है, खर्चे की बात नहीं हो रही है, डिसेबल डिपेंडेंट के केस में ये बात हो रही है कि भाई दिक्कत है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई डिसेबल है तो हम क्या करेंगे कि अगर आपने कोई भी खर्चा करा है, कोई डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करा है, कोई भी चीज है ना, या आपने बेनिफिट ऑफ डिडक्शन इज आल्सो अवेलेबल टू इंकरिंग एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस वगैरह पर, तो डिडक्शन है 75,000 रुपए फ्लैट और 1,25,000 रुपए फ्लैट। यहां पर खर्चे की बात नहीं है, यहां पर मेन बात क्या है, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, कोई हैंडीकैप्ड है उस पर क्या ही खर्चा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से और बहुत सारे, कोई इंसान जो बाहर के शहर में नहीं कर रहा है कि घर में उसे कौन छोड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें। तो अगर हैंडीकैप्ड है 75,000 रुपए की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, और सेवियर डिसेबल है, सेवियर डिसेबिलिटी का मतलब 80% से ज्यादा शरीर का कोई हिस्सा खराब है तो 1.25 लाख रुपए की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। सेम ये सेक्शन 80U है, वहां पर 80U में हम पढ़ेंगे असेसी खुद डिसेबल है तो उसे यही पूरा यही पढ़ेंगे, उसे खुद मिलेगी छूट। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, फैमिली मेंबर है कोई डिसेबल, तो फैमिली मेंबर डिसेबल है तो एसएससी को मिल रही है, लेकिन वो फैमिली मेंबर जो डिसेबल है वो अपनी डिडक्शन 80U में नहीं ले पाएगा। अगर वो 80U में खुद ले रहा तो इसे नहीं मिलेगी, एक ही हैंडीकैप पे दो डिडक्शन नहीं मिलेगी, या तो वो खुद क्लेम कर ले 80C में अगर उसकी कोई कमाई होती है, अगर उसकी कोई कमाई नहीं होती है तो उसका फैमिली मेंबर ले ले, डिडक्शन सेम है। ठीक है, क्लियर। डिपेंडेंट कौन है डिसेबल डिपेंडेंट में, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। डिसेबल डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब वो इस पे डिपेंड है, अगर वो इंडिपेंडेंट है फिर नहीं मिलेगी छूट, है ना, ब्रदर सिस्टर या कोई। और क्या लिखा है देखो, नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, 80U में वो क्लेम नहीं करता वो, क्लियर। मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस में हर साल जमा कराए हैं, डिसेबल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या मीनिंग में है, नहीं, फैमिली के मीनिंग में नहीं है, ठीक है, और डिपेंडेंट फादर है तो बिल्कुल है। अब वो 50,000 जमा कराने, उससे कोई लेना देना नहीं है, छूट मिलेगी 75 या 1.25 लाख डिसेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। डीडीबी, डीडीबी क्या है, देखो बी का मतलब बीमारी, बीमारी पे खर्चा करोगे तो आपको छूट मिलेगी 80DD में, ये खर्चा करने पे मिलेगी, ये फ्लैट वाली नहीं है डिडक्शन, खर्चा करोगे तो मिलेगी। लेकिन बीमारी है गंभीर बीमारी, ठीक है, गंभीर बीमारी का मतलब हो गया जैसे किडनी, हार्ट, कैंसर, इस तरीके की बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, तो उस बीमारी के इलाज पर आपको 40,000 रुपए या एक्चुअल खर्चा, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपए या एक्चुअल खर्चे की छूट मिलेगी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन 80E, ई फॉर एजुकेशन। सीनियर सिटीजन का मतलब ही वही होता है, सीनियर सिटीजन का क्या मतलब होता है, नहीं, दो कंडीशन होती है, 60 से ज्यादा प्लस रेजिडेंट, सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर नहीं है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन का मतलब 60 साल से ज्यादा प्लस रेजिडेंट, तो ये तो बात है ही है, उसमें कहने की बात ही नहीं। 80E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है,
तो लोन लिया, तो लोन लेने पर एजुकेशन पर जो लोन लेने पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी जाती है तो उसकी छूट मिलती है 80E में। पहली बार जब इंटरेस्ट, इसमें एजुकेशन लोन में पता कंडीशन क्या होती है, जब जिस एम्प्लॉय एसएससी का कोई बच्चा पढ़ रहा है मान लिया, उसके लिए एजुकेशन लोन ले लिया, तो एजुकेशन लोन की रीपेमेंट आपकी मर्जी, आप जब मर्जी करो, वैसे आपकी मर्जी है, आप जब जॉब लगेगी उसके बाद पेमेंट करना शुरू करो। तो जब वो पेमेंट करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट देना तब से शुरू होगा, तब से 8 साल तक आपको छूट मिलेगी, जितना भी इंटरेस्ट होगा उसकी पूरी की। एजुकेशन फुल टाइम एजुकेशन के लिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव, स्पाउस, बच्चे, उनके लिए होना चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए। डिडक्शन क्या बोला मैंने आपको, जब आप पेमेंट करना शुरू करोगे तो 8 साल, पहला साल वो प्लस 7 साल और, तो 8 साल टोटल है, ठीक है। अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन होना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11, एमबीए के लिए मिल जाएगा, बीएससी मिल जाएगा, बीए मिल जाएगा। लोन है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 20, 10, 18 मिल जाएगा, लो जी, ठीक है। Deduction for interest payable on loan borrowed for acquisition of residential house property by an individual 80EE। अब यहां पर थोड़ा टाइम लिमिट है, आपको ध्यान रखना है। आपने जो लोन लिया था केवल 16-17 में अप्रूव्ड हुआ था वो, ठीक है। घर 50 लाख से सस्ता था या 50 लाख का था, लोन 35 लाख तक का था, है, उसके पास और कोई घर नहीं था। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की मिलेगी, ठीक है। ये 24 में जो हाउस प्रॉपर्टी की है उससे अलग मिलती है, ठीक है। और एक और सेक्शन है, चलो ये देखो, इन यहां पर कंडीशन क्या है, लोन आपका कब हो, प्रीवियस ईयर 16-17, इन्होंने लोन कब लिया है, 16-17 में ही लोन लिया है। घर 50 लाख से या उससे कम होना चाहिए, लोन 35 लाख तक का होना चाहिए, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो 35 लाख का 11% कितना होता है, 3,85,000। तो 24B में आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, है। बचा कितना, 385 में से 2 लाख वहां मिल गया, बचा कितना, उसमें से 50,000 यहां मिल जाएगी आपको। हाउस प्रॉपर्टी मैंने बताया था दूसरा हेड है, पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, उसमें 2 लाख तक की छूट मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन पर, तो 2 लाख की वहां मिलेगी, 50 की यहां। ऐसा ही है एक सेक्शन 80EE, ये कहता है लोन आपका 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 के बीच में सैंक्शन हुआ हो, घर यहां 50 की बजाय 45 लाख तक का हो, और लोन कितने का हो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और यहां पर लिमिट 1.5 लाख है बजाय 50,000 की, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही, क्लियर। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो 24B में डिडक्शन ही नहीं मिलती है ना, ना ये मिलती है। ये भी यही है कि आउट ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ, ये भी है, तो इसमें भी वही सिचुएशन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिट का ध्यान रखना है, डिफॉल्ट और ओल्ड में कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी,
इसको अच्छे से देखना, इसी टाइप के शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोन लेने पर आपको 80EE में छूट मिलती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल 1/4/19 से 31 मार्च 2023 के बीच में ली है, तो जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए तक का आपको माफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सैंक्शन लिमिट के हिसाब से छूट मिल जाएगी। तो ये एक है क्वेश्चन जिसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी और व्हीकल के ऊपर छूट है, तो इसे आप घर से करिएगा। ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 80G से, जो डोनेशन से रिलेटेड है, क्योंकि काफी बड़ी डिडक्शन है और टाइम कंज्यूमिंग है, इस पर हमें आधा घंटा कम से कम लगेगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारी डिडक्शंस को बची हुई को कंप्लीट करने वाले हैं।